हेलो एवरीवन। सीजीएल 2025 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सीजीएल 2025 प्रीलिम्स जो अभी हाल में हुआ उसके वैसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो या तो सस्पेक्टेड है या रॉन्ग क्वेश्चन है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, विच घराना वाज इन्फ्लुएंस डायरेक्टली बाय द ध्रुपद ट्रेडिशन। कौन सा घराना ध्रुपद परंपरा से सीधे प्रभावित था? ऑप्शन है ग्वालियर घराना, आगरा घराना, जेओली जयपुर अटरोली घराना या रामपुर सेहसवान घराना। तो इसका राइट आंसर होगा ध्रुपद। ध्रुपद जो है आगरा घराने से संबंधित है। ध्रुपद भारत की सबसे पुरानी संगीत परंपरा में से है। सबसे पुरानी शास्त्रीय संगीत की शैली है। आगरा घराना जो है वह ध्रुपद की विशेषताओं को आगरा घराना ध्रुपद की विशेषताओं को अपनाता है। ध्रुपद की विशेषता को अपनाता है। अब ध्रुपद की विशेषता क्या है? तो इसमें सबसे बड़ी विशेषता है आलाप और गंभीर राग की प्रस्तुति। गंभीर राग की प्रस्तुति, ठीक है। बाकी अन्य जो घराने हैं वह मुख्य रूप से खास करके ग्वालियर, जयपुर और अटरोली, यह तीन घराना जो हैं वह ख्याल गायकी पर अधिक ध्यान रखते हैं। ये तीनों ख्याल गायकी पर अधिक प्रभावित हैं। क्लियर है? तो आगरा घराना इसका राइट आंसर है। विच नाइजेरियन ऑथर रिसीव्ड द 2021 पेन पिंटर प्राइज फॉर देयर अनफ्लिंचिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडेंटिटी, जेंडर एंड माइग्रेशन। किस नाइजीरियाई लेखक को 2021 पेन पिंटर पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर है चिमामांडा नगोची अदिची। बी इसका राइट आंसर है। जो पेन प्रिंटर प्राइज है वह वैसे लेखक को दिया जाता है। पेन प्रिंटर प्राइज वैसे लेखक को दिया जाता है जो साहसिक हों, प्रभावशाली हों, जिन्होंने प्रभावशाली साहित्य के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। तो पेन प्रिंटर पुरस्कार उन्हें ही दिया जाता है। एडिची, जिन्हें यह सम्मान मिला है, एडिची, उन्होंने वैश्विक स्तर पर नारीवाद और सामाजिक मुद्दे को उजागर किया है। नारीवाद और सामाजिक मुद्दे को उजागर किया है। तो बी इसका राइट आंसर है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ओशियन ऑफ चर्न। द ओशन ऑफ चर्न के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और इतिहासकार है सचिंद्र सान्याल, संजीव सान्याल, जो कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। इसके साथ साथ वह साहित्यकार भी हैं। साहित्यकार या इतिहासकार हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक में समुद्री व्यापार और समुद्री शक्ति के इतिहास के बारे में बताया है। समुद्री शक्ति के इतिहास को डिस्कस किया है। तो याद रखिएगा, द ओशन ऑफ चर्न के लेखक हैं संजीव सान्याल। हु विजिट द फॉरेस्ट इन द तमिल एपिक शिल्पादिकरम। तमिल महाकाव्य शिल्पादिकरम। शिल्पादिकरम तमिल साहित्य का बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। इन्हें तमिल साहित्य का महाकाव्य भी कहा जाता है, शिल्पादिकरम को। तो क्वेश्चन में पूछा गया है शिल्पादिकरम में वन का भ्रमण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है इलंगो। इलंगो शिल्पादिकरम के नायक हैं और अपनी पत्नी के लिए
पत्नी की हत्या हो जाती है, उसके लिए न्याय के लिए न्याय की खोज में यह वन जाते हैं। यह महाकाव्य जो है वह तमिल संस्कृति और न्याय के आदर्शों को दर्शाता है, न्याय के आदर्श को दर्शाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है शिल्पाधिक्रम, जिसके नायक है इलंगो। आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी, विच ग्रुप केम टू होल्ड इफेक्टिव पॉलिटिकल पावर इन द मराठा स्टेट? शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में किस समूह ने प्रभावशाली राजनीतिक सत्ता हासिल की? तो मराठा राज्य जो है शिवाजी की मृत्यु के पास चित्पावन ब्राह्मणों के हाथों में चली गई। पेशवा जो थे, पेशवा वह ब्राह्मण तो थे ही, इन्होंने प्रशासन और सैन्य नीति में काफ़ी निर्णायक भूमिका निभाई। ठीक है, और धीरे धीरे चित्पावन ब्राह्मणों ने राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में ले ली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, चित्पावन ब्राह्मण। इंडिया मेड इट्स ओलंपिक डेब्यू इन डैश एट द 2016 गेम्स, मार्किंग द रिटर्न ऑफ द स्पोर्ट टू द ओलंपिक आफ्टर मोर देन ए सेंचुरी। सेम सवाल सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, जिसे भी मेंस का पेपर देना है वो सिलेक्शन पोस्ट के सारे क्वेश्चन और सीजीएल प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चंस को जरूर करके जाइए। 5 से 10 क्वेश्चन का आपको बेनिफिट हो सकता है। तो भारत ने 2016 के खेलों में डैश में अपना ओलंपिक पदार्पण किया, जिससे एक शताब्दी से भी अधिक समय के बाद इस खेल की ओलंपिक में वापसी हुई। तो यह किस खेल के बारे में बोला गया है? तो इसका राइट आंसर है रग्बी। रग्बी 2016 में ओलंपिक में शामिल किया गया। ठीक है, और यह भारत के खिलाड़ियों के लिए यह नई प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का मौका मिला। तो बी इसका राइट आंसर है। झूमर इज ए फोक डांस ऑफ, झूमर कहाँ का लोक नृत्य है? यह सवाल काफ़ी बार पूछा जा चुका है और काफ़ी बच्चों ने इस पर अपना चैलेंज किया है। तो झूमर जो है वह झारखंड के आसपास के क्षेत्रों का लोक नृत्य है। यह किसान उत्सव के रूप में किया जाता है। झूमर में झूमते हुए थिरकने की शैली होती है, झूमते हुए थिरकने की शैली होती है। यह मुख्य रूप से सामाजिक समारोह में किया जाता है, सामाजिक समारोह में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया झारखंड। अरेंज द फॉलोइंग क्लासिकल डांस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों को आरंभिक ऐतिहासिक संदर्भों के संबंध में सबसे पुराने से नवीनतम के कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पुराना भारतनाट्यम है, आपको पता होगा भारतनाट्यम का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी है। तो सबसे पहले भारतनाट्यम, उसके बाद कथक, जिसका उल्लेख मध्यकालीन इतिहास में भी है। ठीक है, कथक के बाद मणिपुरी और मोहिनीअट्टम, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम। तो इसका सीक्वेंस होगा 1 3 4 एंड 2, 1 3 4 एंड 2, सी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट यूज इन द परफॉर्मेंस ऑफ बुर्रा कथा इन आंध्र प्रदेश? बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश में बुर्रा कथा के प्रदर्शन में प्रयुक्त होने वाला मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? इसे जरूर याद रखिएगा, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा आपको। तो यह लोक कथा शैली है, जिसमें लोक कथा शैली है कहाँ की? आंध्र प्रदेश की, जिसमें संगीत और कथा का मेल होता है, संगीत प्लस कथा का मेल होता है।
इसका जो मुख्य वाद्यंत्र है वह नूत होता है। नूत इसका मुख्य वाद्यंत्र है। और ढोल और तंबूरा भी है, लेकिन वह सहायक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो इसका याद जरूर रखिएगा, नूत इस वाद्यंत्र का नाम है। द मैंग्रोव सेल इनिशिएटिव इन 2025 इज प्राइमरली लिंक टू विच इंडियन स्टेट। 2025 में मैंग्रोव सेल पहल मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से जुड़ी है? तो मैंग्रोव सेल यह तटीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो उड़ीसा के मैंग्रोव वन बड़े पैमाने पर उड़ीसा के जो क्षेत्र हैं वह मैंग्रोव वन से भरे हैं। जो मैंग्रोव सेल है वह तटीय संरक्षण के लिए बनाया गया है, ताकि जैव विविधता और समुद्री जीवन की रक्षा हो सके। समुद्री जीवन जो जीव हैं, जल जीव हैं, उनके जीवन की रक्षा हो सके। तो इसका राइट आंसर होगा ओडिशा। ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द क्रू कैपेसिटी ऑफ गगनयान मिशन? गगनयान मिशन के चालक जो क्षमता है चालक दल की, उसमें कितने लोग हैं? तो आपको पता होगा गगनयान जो है वह भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन है। मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसमें चालक दल कितने हैं? इसमें 3 चालक दल हैं। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द रेलवे बोर्ड ऑफ इंडियन रेलवे एज ऑफ सितंबर 2024? सितंबर 2024 तक भारतीय रेलवे के रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार, रवनीत कौर, वसुधा गुप्ता या जया वर्मा सिन्हा? इस क्वेश्चन में काफ़ी डिस्प्यूट है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा सतीश कुमार, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है सितंबर 2024। सतीश कुमार का कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से स्टार्ट हुआ है। जया वर्मा सिन्हा यह 31 अगस्त 2024 को रिटायर हो गई। क्लियर है? और यह रेलवे बोर्ड के इतिहास के पहली महिला अध्यक्ष के रूप में जानी गई। ठीक है, तो इसका क्लियर राइट आंसर होगा सतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्कोरिंग एंड पेनाल्टी इन फील्ड हॉकी इज करेक्ट? पहला है, फील्ड गोल तभी वैध होता है जब शूटिंग सर्कल के अंदर से खेला जाता है। बिल्कुल सही है। सेकंड है, पेनाल्टी कॉर्नर में गेंद को गोल से पहले सर्कल से बाहर निकालना और फिर से प्रवेश करना चाहिए। सेकंड सही है। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। थर्ड है, पेनाल्टी स्ट्रोक को धक्का देने या फ्लिक करने पर किसी भी ऊंचाई तक उठाया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, यह नियमों के विरुद्ध है। ऊंचाई पर उठाना नियमों के अनुसार नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्रिकेट डिसमिसल इज करेक्ट? क्रिकेट में आउट होने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, जानबूझकर गेंद को 2 बार मारने पर आउट घोषित कर दिया जाता है। बिल्कुल सही है। ए इसका राइट आंसर है। क्रिकेट नियम में याद रखिएगा, बहुत कम लोगों को पता होगा, 34 क्रिकेट के रूल जो है उसके 34 के अनुसार जानबूझकर गेंद को 2 बार मारने पर आउट घोषित किया जाता है। याद रखिएगा, क्रिकेट का है यह नियम 34। रिटायर आउट या ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, ये दोनों जो है वह अलग नियम है। रिटायर हट में कोई कोई खिलाड़ी अनफिट हो जाए या कोई क्रिकेटर अनफिट हो जाता है तब उसे बाहर किया जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फील्ड यह डिसिप्लिनरी है। तो जानबूझ के लिए ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री, पीएम और मुख्यमंत्री सीएम दोनों ही संबंधित निचले सदन को भंग करने की सलाह दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है।
संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत केवल प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। यह संविधान में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं और पीएम और सीएम दोनों निचले सदन को भंग करने की सलाह दे सकते हैं। पीएम राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, और सीएम राज्यपाल को, विधानसभा अध्यक्ष को। तो इसका राइट आंसर होगा 1 and 2 बोथ। What was one major provision introduced by the Pitt India Act of 1784 concerning the Court of Directors? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा निदेशक मंडल के संबंध में प्रस्तुत एक प्रावधान क्या था? पहला है, इसने इन्हें भारतीय राज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया। सेकंड है, इसने उन्हें भारतीय प्रांतीय न्यायालयों को भंग करने की अनुमति दे दी। बिल्कुल दोनों गलत है। थर्ड है, इसने इन्हें नागरिक सैन्य मामलों में ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेह बना दिया। तो सी इसका राइट आंसर है। निदेशक मंडल जो था वह ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेह था। उन्हें कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार नहीं मिला ताकि नियंत्रण और जवाबदेही बना रहे। तो सी इसका राइट आंसर है। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इंडिपेंडेंस मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट या भूदान मूवमेंट। तो सभी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए हैं। बस भूदान आंदोलन जो है वह सामाजिक सुधार के लिए किया गया था। सामाजिक सुधार के लिए 1950 में किया गया था। तो यह ऑड है, बाकी सभी स्वतंत्रता आंदोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच इन अकॉर्डेंस विथ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस स्टेटेड रोल। गुप्ता के प्रशासन अधिकारी कथित भूमिका के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहला है ध्रुवाधिकारिणिका कोषाध्यक्ष, गलत है। भंडागाराधिकृता पुलिस प्रमुख, गलत है। तलवाटक ग्राम लेखाकार। तो सी इसका राइट आंसर है। यह कर संग्रह और जो तलवाटक हैं वह ग्राम के लेखाकार होते थे। इनका काम था कर संग्रह और भूमि रिकॉर्ड की देखभाल करना। भूमि रिकॉर्ड की देखभाल करना। तो सी इसका राइट आंसर है। डिटरमाइन द करेक्टली मैच गुप्ता फिजिकल टर्म विथ इट्स मीनिंग। गुप्त के राजकोषीय शब्द को उसके अर्थ के साथ सही ढंग से सुमेलित करना है। ठीक है, पहला है हिरण्य अनिवार्य श्रम सेवा, धान्य सोने पर कर, भोग उपज में राजा का हिस्सा। तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो गुप्ता फिजिकल राजकोषीय शब्द के अर्थ में है यह सुमेलित नहीं होगा, यह रियल मैच है। जो रियल सही मैच है उसे बताया जाएगा। तो भोग जो है वह किंग्स शेयर ऑफ प्रोड्यूस है, उपज में राजा का हिस्सा। सी इसका राइट आंसर है। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इकोनॉमिक इंडिकेटर जीडीपी, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। तो इसमें कौन सा विमेल है? तो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है आर्थिक संकेतक, यह एक श्रेणी का नाम है। यह एक श्रेणी का नाम है। इन सभी को आर्थिक संकेतक कहा जाता है। ठीक है, और यह सभी जो हैं ये रियल में आर्थिक संकेतक हैं। तो ए इसका राइट आंसर है। एफडीआई इज ए पार्ट ऑफ विच रिफॉर्म पिलर। एफडीआई किस सुधार स्तंभ का हिस्सा है? ऑप्शन है लिबरलाइजेशन, निजीकरण, वैश्वीकरण या राष्ट्रीयकरण। तो इसका राइट आंसर होगा लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन जो है वह एफडीआई विदेशी पूंजी को बढ़ावा देता है। विदेशी पूंजी को बढ़ावा देता है।
जब इकोनॉमी को लिबरलाइज किया जाता है तो एफडीआई के द्वारा विदेशी पूंजी का प्रवाह किसी भी देश में होता है, यानी विदेशी निवेशक को निवेश की अनुमति दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, लिबरलाइजेशन। अरेंज द फॉलोइंग साइट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्कल्पचर। बौद्ध मूर्ति कला के शैलीगत विकास के आधार पर निम्नलिखित स्थल को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहला है सांची का स्तूप, जो कि सबसे पुराना है, तो पहला हो गया सांची का स्तूप। सेकंड है भरहुत का स्तूप। भरहुत का जो स्तूप है वह मध्यकाल का है, मध्यकालीन है। और थर्ड है मथुरा। मथुरा की जो शैली है वह बाद की है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, बी और ए। क्लियर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कथन है और बताना है कौन सा सही है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 263 संसद को अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार देता है, बिल्कुल सही है। सेकंड है परिषद अंतर्राज्यीय विवादों की जांच कर सकता है, सही है। इसकी संरचना में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 3। डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 263 में संसद को अंतर्राज्यीय परिषद को स्थापित करने का अधिकार देता है। यह राज्यों के बीच के विवादों को जांच करता है और पीएम और केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल होते हैं। अगला सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मामलों को स्थानांतरित कर सकता है। ठीक है, पहला कथन तो सही है। सेकंड है अनुच्छेद 139 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 139वां अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, यानी इसका राइट आंसर होगा केवल 1। सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में मामलों को स्थानांतरित कर सकता है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? कौन सा कथन जनगणना 2011 के संबंध में सही है? भारत में मुसलमानों की संख्या अन्य सभी अल्पसंख्यकों से ज़्यादा है, लेकिन वह किसी भी भारतीय राज्य में बहुसंख्यक नहीं है। बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार यह कथन बिल्कुल सही है। सेकंड है ईसाई आबादी भारत के ज़्यादातर शहरी इलाकों में वितरित है। जरूरी नहीं है सिर्फ शहरी में है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, तो ये गलत है। थर्ड है जैनों की ज़्यादातर आबादी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में है, जबकि बौद्ध ज़्यादातर महाराष्ट्र में केंद्रित है। ठीक है, तो ये भी सही है। थर्ड तो सही है। जैन और बौद्ध का आबादी जो क्षेत्र है वह क्षेत्रीय है, आबादी का वितरण क्षेत्रीय है, और महाराष्ट्र के बौद्ध ज़्यादातर महाराष्ट्र में केंद्रित है। थोड़े बहुत बिहार में है और महाराष्ट्र में है, और भी थोड़े क्षेत्रीय राज्यों में है, लेकिन मुख्य रूप से यही इसका वितरण है। तो 1 एंड 3 इसका राइट आंसर है। 1 एंड 3। रीड द बिलो स्टेटमेंट्स। नीचे दिए गए कथन को पढ़ें। भारत के सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है, सॉलिसिटर जनरल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 15,000 की सुरक्षा राशि जमा की जाती है। यह भी सही है। तो कहा गया है कि कौन सा कथन सही है? तो 1 एंड 2 दोनों सही है। कथन 1 एंड 2 बोथ। व्हाट इज द ओरिजिनल रिजाइम ऑफ द निसार? आपने देखा होगा निसार के बारे में सिलेक्शन पोस्ट में भी क्वेश्चन भर भर के पूछे गए थे। तो निसार क्या है? निसार जिसका फुल फॉर्म है इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, सेटेलाइट है यह। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह का मूल कक्षा कौन सा है? तो यह ल्यू
लो ऑर्बिट कक्षा में होता है, लो अर्थ ऑर्बिट में नासा और इसरो की यह संयुक्त परियोजना है। निसार जो है यह नासा उसी का शॉर्ट फॉर्म है, नासा और इसरो की संयुक्त परियोजना है। क्लियर है? तो यह लो अर्थ ऑर्बिट में है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, लियो मार्क्ड आंसर। What led to regional disparity despite the overall success of the green revolution? हरित क्रांति की समग्र सफलता के बावजूद क्षेत्रीय असमानता का कारण क्या था? यह सवाल भी पहले पूछा गया है। असमान मूल्य नियंत्रण इसका जो मुख्य कारण है, असमान मूल्य नियंत्रण। सेकंड है असमान भूमि स्वामित्व एंड थर्ड है उच्च उपज वाले बीजों की पहुंच केवल अच्छी तरह से सिंचित क्षेत्रों तक ही सीमित है। बिल्कुल सही है, सी इसका राइट आंसर होगा। कुछ ही क्षेत्रों में उच्च उपज वाले जो हाई यील्ड वैरायटी के बीज थे वो उपलब्ध है, इसके कारण से वो अन्य क्षेत्रों में कम प्रभावी रहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्रिटिश औपनिवेशिक भारतीय वास्तुकला के चूने के गारे के साथ साथ व्यापक नींव प्लेटफॉर्म के उपयोग की प्रमुखता से अपनाया गया है। ठीक है। सेकंड है, इन डिजाइन विधियों ने सार्वजनिक संरचनाओं में मेहराब, गुंबद और बड़े स्तंभ वाले बरामदों को शामिल करना संभव बनाया। बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है। और कथन एक को कथन दो जो है सही ढंग से स्पष्ट करता है। जो ब्रिटिश वास्तुकला थी उसमें चूने और गारा का नींव या प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रमुखता से अपनाया गया, जिसमें मेहराब, गुंबद और स्तंभ वाले बरामदे बनाने संभव हुए। जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है जनसांख्यिकीय चक्र की प्रारंभिक दो अवस्थाओं के लिए उच्च प्रजनन दर और मृत्यु दर के परिणाम स्वरूप उच्च जनसंख्या होगी। सेकंड है तीसरे चरण में प्रजनन और मृत्यु दर दोनों कारकों में काफी गिरावट आएगी। थर्ड है जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत स्पष्ट रूप से प्रवासन कारक को ध्यान में नहीं रखता है। एंड फोर्थ है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जनसंख्या को बहुत प्रभावित कर सकते हैं, जो सिद्धांत की भविष्यवाणी को प्रभावित कर सकते हैं। तो जनसांख्यिकीय सिद्धांत में जो प्रारंभिक चरण होता है, जिसमें पहला में कहा गया है कि प्रारंभिक चरण में उच्च जन्म और मृत्यु दर जनसंख्या प्रभावित करती है। ठीक है, उच्च प्रजनन दर और मृत्यु दर के कारण उच्च जनसंख्या होगी, तो पहला कथन सही है। सेकंड है तीसरे चरण में प्रजनन और मृत्यु दर दोनों कारकों में काफी गिरावट आती है, यह गलत है। ठीक है, तीसरे चरण में प्रजनन और मृत्यु दर दोनों कारक में काफी गिरावट आती है, सेकंड गलत है। थर्ड है जनसंख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत स्पष्ट रूप से प्रवासन कारक को ध्यान में नहीं रखता है। ठीक है, इसमें प्रवासन को सीधे नहीं लिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा 1, 3 एंड 4, सी इसका राइट आंसर है। Which of the following is are characteristic feature of wind eroded landform in desert region? निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु अपर्दित भू आकृतियों की विशिष्ट विशेषताएं हैं? पहला है पतले आधार और चौड़ी ऊपरी परत वाले मशरूम के आकार की चट्टानों का निर्माण, सही है। सेकंड है मेज की सतह जैसे सपाट शीर्ष वाले अवशिष्ट पहाड़ों का विकास, बिल्कुल सही है। एंड थर्ड है पृथक आधार स्तंभों में खड़े चट्टानी अवशेषों का उद्भव। तो 1, 2 एंड 3 तीनों सही है। आप देख रहे हैं तीनों ऑप्शन में जो स्तंभ बने हैं वो मुख्य रूप से एक ही तरह के हैं, भले ही उनके नाम अलग अलग हैं। सपाट शीर्ष वाले अवशिष्ट पहाड़ियाँ, पृथक आधार स्तंभ के रूप में अवशेष और मशरूम आकार की चट्टानें। अगर ओवरऑल देखेंगे तो दिखने में सब एक ही तरह के दिखेंगे। अगला सवाल, कंपनी ने अपने परिचालन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर स्विच करने का निर्णय लिया। पहला कथन है
अब इसका इन्फ्रेंस है, अनुमान है, कंपनी को लक्ष्य अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। बिल्कुल सही है। सेकंड है, कंपनी के वर्तमान ऊर्जा स्रोत महंगे हैं। यह कोई सही नहीं है। जो मेन लॉजिक है इसका कि इसके परिचालन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को स्विच करने का निर्णय लिया गया क्योंकि अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना इनका लक्ष्य था। तो केवल ओनली वन फॉलोज इसका राइट आंसर है। The government had decided to implement a stricter regulation on industrial pollution to curb the growing environmental concern. सरकार ने बढ़ती पर्यावरण चिंता को रोकने के लिए औद्योगिक प्रदूषण पर सख्त नियम लागू करने का फैसला किया है। ठीक है, तो ये कथन है। अब इसकी मान्यता है, यानी इसका एजम्पशन क्या है? औद्योगिक प्रदूषण पर्यावरण क्षरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल सही है। सेकंड है, सख्त नियम औद्योगिक प्रदूषण को कम करेंगे, यह भी सही है। थर्ड है, पर्यावरण संबंधी चिंताएं मुख्य रूप से औद्योगिक गतिविधियों से संबंधित है। जरूरी नहीं है, तो ये थर्ड नहीं होगा। इसका राइट आंसर है 1 and 2। ए इज द राइट आंसर। तो यह था सभी सस्पेक्टेड और रॉन्ग क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।